नमस्कार। आज हम संरक्षण के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात कर रहे हैं कि लुप्तप्राय प्रजातियों को ट्रैक कैसे किया जाए, खासकर नए तरीकों से। हमारे पास मिंडेरू, IUCN, eDNA सहयोग पर कुछ जानकारी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई तकनीक, ये eDNA कैसे काम करती है और क्यों ये इतनी अहम हो सकती है। तो शुरू करते हैं समस्या से। देखिए, IUCN रेड लिस्ट जो है, हाँ, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल दुनिया की सबसे भरोसेमंद लिस्ट है प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को समझने के लिए। सही है। पर मुश्किल ये है कि कई प्रजातियों के बारे में जानकारी ही बहुत कम है। हाँ, डेटा गैप्स बहुत हैं। और इस वजह से वो अनदेखी रह जाती हैं, उनका संरक्षण ठीक से नहीं हो पाता। ये एक बड़ी चुनौती है, बिल्कुल। लेकिन अब कुछ नया हो रहा है ना, एक नई तकनीक। हाँ बिल्कुल, ये है eDNA, मतलब एनवायरमेंटल DNA। एनवायरमेंटल DNA, थोड़ा समझाएंगे ये क्या है? हाँ देखिए, जैसे कोई भी जीव पानी में रहता है तो वो अपने कुछ निशान पीछे छोड़ता है, जैसे त्वचा के कर्ण या मल या दूसरे जैविक अंश, मतलब DNA के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा। तो ये तकनीक क्या करती है, पानी का सैंपल लेकर उसमें मौजूद इन सारे DNA टुकड़ों को पढ़ लेती है। अरे वाह, मतलब बिना उस जीव को देखे ही। एग्जैक्टली। बस कुछ लीटर पानी से ही पता चल सकता है कि उस इलाके में कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि हम उन प्रजातियों का भी पता लगा सकते हैं जिन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये तकनीक किसी भी क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की एक लिस्ट काफी तेजी से बना सकती है, और इसमें वो संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हो सकती हैं जो IUCN रेड लिस्ट के लिए जरूरी है, पर जिनके बारे में डेटा नहीं था। समझ गए। और ये माइंडरू IUCN सहयोग इसी से जुड़ा है। हाँ जी, ये साझेदारी इसी eDNA तकनीक को IUCN रेड लिस्ट की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। ओके। लक्ष्य यही है कि प्रजातियों का मूल्यांकन ज्यादा तेजी से हो, ज्यादा व्यापक हो और जाहिर है विज्ञान पर आधारित हो। जैसा IUCN की नील कॉक्स ने कहा भी है कि नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है, खासकर उन प्रजातियों के लिए जिनके बारे में पुराने तरीकों से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। eDNA इसमें मदद कर सकता है। तो इस सहयोग का कोई तात्कालिक लक्ष्य भी है, मतलब कुछ कॉन्क्रीट प्लान? हाँ है ना। 2025 में ये साझेदारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की करीब 600 समुद्री मछली प्रजातियों का मूल्यांकन करेगी, और इसमें eDNA डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे सबूतों के साथ। 600 प्रजातियां, ये तो काफी बड़ा स्केल है। हाँ, और इसकी शुरुआत वेलिंगटन में 2025 के ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड पर्यावरण DNA सम्मेलन में होगी। अच्छा, माइंडेरो के डॉक्टर मैथ्यू फ्रेजर का भी एक बयान है। वो कह रहे हैं कि eDNA वैश्विक संरक्षण को बदल सकता है, एक प्रकृति सकारात्मक भविष्य की तरफ ले जा सकता है। आपको लगता है ये वाकई इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, क्षमता तो है, मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। सोचिए, अगर ये मछली डेटा के साथ जो तरीके विकसित हो रहे हैं वो कामयाब होते हैं, तो फिर इन्हें दूसरी बहुत सी संकटग्रस्त प्रजातियों पर भी लागू किया जा सकेगा, खासकर वो जिनके डेटा की बहुत कमी है, जैसे शायद गहरे समुद्र की प्रजातियां या बहुत छोटी प्रजातियां। सही बात है। और इसके जो नतीजे होंगे वो अक्टूबर 2025 में अबू धाबी में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में शेयर किए जाएंगे। ओके, ये तो काफी अहम होगा। हाँ, वो संरक्षण की दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सहयोग सिर्फ कुछ मछलियों की गिनती करने जैसा नहीं है। ये असल में कोशिश है कि कैसे हम इस नई अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की जैव विविधता की निगरानी और सुरक्षा के तरीके को बेहतर बना सकते हैं, शायद बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही। ये एक तरह से हमारे टूल किट में एक नया और बहुत शक्तिशाली औजार जोड़ने जैसा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। सोचिए, समुद्र में कितना जीवन है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, जो अनदेखा है। अनगिनत होगा। हाँ, तो ये eDNA जैसी तकनीकें भविष्य में और कौन-कौन सी छिपी हुई कहानियां या जैविक रहस्य उजागर कर सकती हैं, जिनका हमें आज शायद अंदाजा भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है।